प्यारे दोस्तों, आज देख रहे हैं हम साइंस का सॉल्यूशन। आपका जो मॉडल पेपर जारी किया गया है बोर्ड द्वारा, उसका साइंस का सॉल्यूशन देखेंगे। इससे पहले हमने आपका हिंदी सॉल्यूशन अपलोड कर दिया है, तो आप हिंदी के सॉल्यूशन को आप देख सकते हैं। उसके अलावा जो है आपका दूसरा सब्जेक्ट इंग्लिश, वो भी कर दिया गया है, तो इंग्लिश भी आप चेक कर सकते हैं। साथ साथ में एसएसटी भी आपका चेक कर सकते हैं। और सारे के सारे सॉल्यूशंस जो है हिंदी प्लस इंग्लिश वर्जन में कराए गए हैं, ताकि आप लोगों को समझ में आ पाए। अब आते हैं हम यहाँ पर साइंस के पहले क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे, इंग्लिश प्लस हिंदी वर्जन में। पहला क्वेश्चन है, द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ सरफेस इज। धरती पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो वो है आपका सोलर रेडिएशन। ठीक है ना, सूर्य का जो प्रकाश है, सूर्य का जो रेडिएशन है, ये सबसे बड़ा स्रोत है। ठीक है ना, बाकी सब कुछ खत्म हो सकता है, सोलर रेडिएशंस खत्म नहीं हो सकते। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है आपका राइट ऑप्शन जो है वो सौर विकिरण जो है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि बायोमास जो है आपका समटाइम्स टाइम लेगा, और फिर इसको फिर आपको बनाने में टाइम लगेगा। टाइड्स जो है ये भी खत्म हो सकती हैं, क्योंकि सोलर रेडिएशन की वजह से टाइड्स जो है वो आ भी सकती हैं, नहीं भी आ सकती हैं। विंड्स जो है ये भी आपका सोलर रेडिएशन से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इसका। तो सोलर रेडिएशन जो है पूरी दुनिया को जो है यही देता है ऊर्जा, चाहे वो प्लांट हो या फिर जीव हो। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया आपसे, ब्रेक डाउन ऑफ पायरोवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी टेक्स प्लेस इन। यानी पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया होती है कहाँ पे होती है? तो ये होती है हमारी माइक्रोकांडिया में। तो यहाँ पर जो है माइट्रोकांडिया जो है इसका आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही विकल्प का चयन करना है। इसमें है ए, रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ कॉपर वायर इज रोटेटेड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट चेंजेस वंस इन ईच। कितने टाइम्स में कंप्लीट करेगा? जो आपका करंट का जो है डायरेक्शन, वो हो जाएगा आपके हाफ रेवोल्यूशन में, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर देखो हिंदी में क्या बोला गया, तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने भ्रमण पर जो है के पश्चात परिवर्तन हो जाएगा? तो यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आधे भ्रमण पर। आपने अगर डायग्राम देखा है, तो डायग्राम जो होता है वो आपका इस तरह से बना होता है। आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक जनरेटर का इस तरह से कुछ बनता है। यहाँ पे आपका नॉर्थ और साउथ पोल होता है, और इसके बीच में जो है आपकी इस तरह से ये एक जो है ये प्लेट लगा रहती है। ठीक है, कुंडली लगी रहती है, जिसमें ए बी और सी डी नाम होता है। फिर ये आगे इस कुंडली को थोड़ा सा हम कर देते हैं, और ये जो है यहाँ पर बूस्टर से कनेक्टेड होती है। तो जैसे ही ये अगर इस डायरेक्शन में घूम रही है, तो यहाँ पर देखिए ए सी जो है ये घूम जाएगा, तो यहाँ पर ए और सी आ जाएगा, और बी और डी जो है घूम करके वापस इधर आ जाएगा। यानी कि एक बार जैसे ही आधा घूमता है, ये केवल पूरा रोटेशन भी नहीं लेगा। पूरा रोटेशन का मतलब है कि ए और सी वापस अपनी जगह पर आ जाए। तो आधे भ्रमण में ही ये आपको जो है विद्युत धारा की दिशा को चेंज कर देता है। अगर आप इसका साइनोसॉइडल वेव देखेंगे तो इस तरह से इसका बनता है। अभी हम इसको और डिस्कस करेंगे, तो इस तरह का इसका वेव बनता है। आपने देखा है, तो ये पूरा साइकिल है, ये कंप्लीट साइकिल है। तो यहाँ पर तो ये तो आपका पॉजिटिव है, ये वाला साइकिल ये पॉजिटिव होता है, और नीचे वाला साइकिल जो है नेगेटिव होता है। तो आप ये पूरी साइकिल जब ये है, तो अगर ये पूरा का पूरा एक साइकिल है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, तो इसका आधे पे ये चेंज हो रहा है। देख रहे हो आप, आधे के बाद में नेगेटिव जो है, सॉरी नेगेटिव बनता जा रहा है, प्लस नहीं नेगेटिव बनता जा रहा है। तो यहाँ पर जो है आधे चक्र के बाद में ये चेंज हो जा रहा है अपनी डायरेक्शन, और ये नेगेटिव साइन दे रहा है। तो यही चीज़ हमारे को दिशा जो है चेंज हो रही है। पहले आधे चक्कर में मतलब एक दिशा रहती है, और दूसरे आधे चक्कर में दूसरी दिशा हो जाती है। तो आधा इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें बोला गया, इस शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट एक्स ऑन हीटिंग इन एयर बिकम्स ब्लैक इन कलर, नेम द एलिमेंट एक्स एंड द ब्लैक कलर्ड कंपाउंड। इसमें ऑप्शंस नहीं दिए गए हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। ऑप्शंस नहीं दिए गए तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारा जो एक्स तत्व जो है वो हमारा कॉपर हो जाएगा, जिसको हम Cu बोलते हैं। और इस एक्स तत्व का जो है हमें नाम बताना था, और काले रंग का यौगिक जो मिलेगा वो भी हमें बताना था। तो मैंने आपको एक्स जो बता दिया, ये कॉपर हो जाएगा। और साथ साथ में जैसे ही इसका हम करते हैं, तो जो यौगिक बनेगा ब्लैक कलर का एलिमेंट जो बनेगा, वो हमारा कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा, CuO बन जाएगा। ठीक है, आगे जो है क्वेश्चन उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, उसमें ऑप्शन दिया गया है। इसमें आपसे पूछा क्या गया है, ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल अल्फा पार्टिकल जो है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को अल्फा पार्टिकल के नाम से जाना जाता है, ये थोड़ा ध्यान रखना आप।
प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट इन इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ। प्रोजेक्ट करते हैं उसको वेस्ट में, लेकिन डिफ्लेक्ट हो जाता है नॉर्थ में बाई मैग्नेटिक फील्ड। द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेट आपको बतानी है। तो पश्चिम की ओर से प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण, जो अल्फा कण के नाम से जाना जाता है, किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है कैसी होगी, तो ये हो जाएगी ऊपरमुखी, ऊपरी मुख, यानी अपवार्ड डायरेक्शन में होती है। यहाँ पर आपका जो रूल है, अगर आपको याद नहीं है तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पर यूज़ कीजिए फ्लेमिंग्स का, फ्लेमिंग आपका लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल को यूज़ कीजिए। अगर आपको हाथ से बनाना आता है, आपके थम्स मिगल फिंगर वगैरह को डायरेक्शन देना आता है, जो कि स्कूल में क्लास में सिखाया जाता है, तो इस दौरान जब आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो अपवार्ड डायरेक्शन शो कर रहा है। तो यहाँ पर जो है आपका अपवार्ड आ जाएगा, यानी कि ऊपरी मुखी आ जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन जो है इसमें क्या पूछा गया है, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस डायबिटीज़ डिजीज़ कैन बी कंट्रोल्ड। तो डायबिटीज़ जो डिजीज़ होती है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करता है इंसुलिन। इंसुलिन की कमी हो जाएगी तो डायबिटीज़ जो है आपका प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। इसलिए डायबिटीज़ की जो कमी है, या फिर मतलब जो डायबिटीज रोग है, इसको कंट्रोल किया जाता है इंसुलिन के द्वारा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें सीधा सीधा पूछा गया किसके द्वारा मधुमेह रोग को नियंत्रित किया जा सकता है, तो इंसुलिन इसका जो है सही आंसर है। इसके बाद सेवंथ क्वेश्चन है, विच एसिड सीक्रेट्स इन आवर स्टोमक। तो हमारे आमाशय में स्त्रावित होने वाला अम्ल जो है वो HCl है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है हमारे आमाशय में स्त्रावित होता है। बहुत ही डेंजरस अम्ल है, लेकिन हमारे आमाशय को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, और ये ब्रेकडाउन के लिए और पाचन के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आठवां जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया आपसे, नेम दैट फ्लूइड विच इज़ सिमिलर टू द ब्लड प्लाज्मा बट इज कलरलेस एंड हैज़ लेस प्रोटीन देन ब्लड, और ब्लड से कम प्रोटीन होता है। तो द्रव्य पदार्थ का नाम क्या होगा जो रक्त प्लाज्मा जैसा पर रंगहीन है और उसमें रक्त से कम प्रोटीन होता है, तो उसको हम बोलते हैं लसिका या लिम्फ। ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो है, जो कि लिम्फ जो है, लसिका जो है, ये ब्लड जैसा ही दिखता है लेकिन रंगहीन होता है, और इसमें ब्लड से कम प्रोटीन होता है। नाइन्थ जो क्वेश्चन है इसमें देखिए, वेयर डू अदर वेस्ट मटेरियल्स लाइक रेजिन एंड गम्स गेट स्टोर्ड। तो ये स्टोर्ड होते हैं आपके ओल्ड जाइलम में। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, तो बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ओल्ड जाइलम बोलते हैं इसको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं। यहाँ पे Fe2, यहाँ पे फेरस ऑक्साइड जो है एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन करके एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस में फेरस को अलग कर रहा है, यानी कि एक ही विस्थापन इसमें हो रहा है। आपको देखने में देखो, फेरस ऑक्साइड जो है केवल Fe जो है अलग हो जा रहा है, और अपना ऑक्सीजन जो इसके साथ कंबाइन था ऑक्साइड, वो दे रहा है एल्युमिनियम को। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बना रहा है, और यहाँ पे फेरस जो है आपका अलग हो जा रहा है, यहाँ पे एल्युमिनियम ऑक्साइड बन रहा है। तो यहाँ सिंपल सिंपल सा है कि एक ही जो है कॉम्बिनेशन हो रहा है, बाकी दूसरा कुछ भी नहीं हो रहा है इसमें। तो यहाँ पे सीधा सीधा बोला जाएगा, इसको हम बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, यानी कि आपको सीधा सीधा ये विस्थापन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन नहीं है, क्योंकि इसमें एक ही प्रोडक्ट जो है वो टूट रहा है और दूसरे में जुड़ रहा है, ना कि दूसरा प्रोडक्ट भी टूट करके दूसरे में नहीं जुड़ रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है एल्युमिनियम और ऑक्साइड जो है एक साथ हो जा रहे हैं और फेरस अलग हो जा रहा है। इसके बाद देखिए, हम द्विविस्थापन के भी हम एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेडिसिन इज यूज टू फॉर ट्रीट द इंडाइजेशन। इंडाइजेशन यानी कि आपका जो है अपच हो जाती है जो, तो आपका अपच का उपचार करने के लिए कौन सी औषधि काम में ली जाती है, तो उसको बोलते हैं हम एंटासिड। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे एंटासिड जो है सी ऑप्शन करेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें देखिए 12वें नंबर में, द डिवाइस यूज फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड ए जनरेटर। उसको जनित्र कहते हैं, जो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए जो युक्ति हम प्रयोग करते हैं उसको जनित्र कहते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डज नॉट प्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर इन ए सर्किट। इलेक्ट्रिक पावर इन ए सर्किट जो है, इसमें से कौन सी टर्म जो है नहीं करती है शो। तो यहाँ पे IR² नाम की कोई टर्म नहीं होती है। बी ऑप्शन जो आप देख रहे हैं, IR², करंट इंटू रेजिस्टेंस का स्क्वायर, ये टर्म होती नहीं है, क्योंकि अगर हम अगर फॉर्मूला याद करें तो V=IR होता है। ठीक है, और अगर हम एक P की वैल्यू भी होता है, P पावर जो होता है V/I होता है। ठीक है, अगर मैं पावर को यहाँ से निकालना चाहूँ तो V की वैल्यू मैं यहाँ पे रख सकता हूँ, V की जगह में है ये IR रख सकता हूँ, क्योंकि V की वैल्यू होती है। तो मैं यहाँ पे IR रख दूँ अगर,
तो आई आर इन टू में ये आई आर वी की जगह रखा और इनको इसके साथ में आई है तो यहाँ पे आई मल्टीप्लाई कर दूंगा तो पी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर आ जाएगा, जबकि आर का स्क्वायर नहीं हो रहा है। तो ये हमारा ये भी सही है और वी इंटू आई भी होता है, ये भी सही है। वी स्क्वायर अपन में आर भी होता है, ठीक है ना, वी स्क्वायर अपन में आर भी होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर अपन में आर कब हो जाएगा, जब हमारे को चेंज करना होगा। तो ये भी डी ऑप्शन सही है। तो हमारा बी ऑप्शन जो है इसमें कौन सी निरूपित नहीं करता, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रहेगा आपको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें देखिए, वॉट हैपन्स व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, जो इसको बोलते हैं हम शॉर्ट फॉर्म में HCl, इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स, टिक द करेक्ट आंसर। तो जब आयरन फिलिंग्स डालते हैं तो क्या होता है, तो हम कह सकते हैं कि जब आयरन फिलिंग्स डालते हैं कब, जब डाइल्यूट HCl में या डायरेक्ट डाइल्यूट HCl आयरन फिलिंग में डालते हैं ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जब लो चूर्ण में डालते हैं तो क्या होता है, हाइड्रोजन गैस निकलती है और आयरन क्लोराइड जो है प्रोड्यूस होता है। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस जो मिलेगी और आयरन क्लोराइड बनेगा। ठीक है, इसके बाद आ जाइए 15 क्वेश्चन पे। इसमें पूछा गया आपसे, ए सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, इट्स पीएच इज लाइकली टू बी। अब यहाँ पे देखिए ये अभी 2022 जो अभी एग्ज़ाम हुआ है, बोर्ड एग्ज़ाम, इसमें यूके बोर्ड का, उत्तराखंड बोर्ड का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, तो उसमें इसका जो है मैंने सॉल्व कराया था और उसमें भी मैंने बताया था कि जब रेड से ब्लू होता है तो आपका एसिडिक ना होकर के अल्काइली चला जाता है, जिसमें पीएच का मान बढ़ जाता है, जहां पर आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 7 से ज़्यादा हो जाता है तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कोई विलियन लाल लिटमस को जो है कैसा करता है, नीला, और जब भी लाल से नीला होगा तो पीएच की वैल्यू बढ़ जाएगी और नीले से लाल होगा तो पीएच की वैल्यू घट जाएगी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूड कैंस आर कोटेड विद टिन, यहाँ पे टिन है, ठीक है, टिन एंड नोट विद जिंक बिकॉज। तो यहाँ पर सीधा सीधा हमको पता है कि जिंक जो है, जिंक से क्यों नहीं करते, कि जिंक जो है मोर रिएक्टिव है, जिंक जो है मोर रिएक्टिव है किससे, टिन से, टिन से ज़्यादा रिएक्शन करता है जिंक, इसीलिए जो है हम कोटेड करते हैं उसको टिन से। तो सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। यही चीज़ यहाँ पे पूछी गई है, खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक की बजाय जो टिन का लेप होता है, क्योंकि टिन की अपेक्षा जो जिंक अत्यधिक क्रियाशील है, अभिक्रियाशील है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब आ जाइए नेक्स्ट पार्ट पे, फॉलोइंग क्वेश्चंस हैव टू स्टेटमेंट्स, आंसर द गिवन क्वेश्चंस बाय सेलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट ऑप्शंस। अब यहाँ पे असर्शन और रीजन के क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पर असर्शन क्या है, ए बर्ड प्रिचेस ऑन ए हाई पावर लाइन एंड नथिंग हैपन्स टू द बर्ड। अगर एक जो है चिड़िया अगर हाई पावर लाइन पे बैठ जाती है तो उसको कुछ नहीं होता। इसका रीज़न क्या दिया गया है, द सर्किट इज इनकम्प्लीट फॉर द बर्ड सिटिंग ऑन हाई पावर लाइन। जो सर्किट है वो परिपथ जो है कंप्लीट नहीं होता जिस पे वो लाइन बर्ड जो है बैठी रहती है। तो क्या इसका रीज़न हो जाएगा, सही है कि गलत है। तो यहाँ पे देखिए, पहले असर्शन देखिए, बर्ड जो है हाई पावर लाइन पर बैठती है उसको कुछ नहीं होता, ये सही है। और दूसरा जो है इसका रीज़न क्या दिया गया है, द सर्किट इज़ इनकम्प्लीट फॉर द बर्ड सिटिंग ऑन हाई पावर लाइन। तो ये भी आपकी बात सही है, यानी कि दोनों चीज़ें यहाँ पे सही गई हैं। और सही अगर दोनों हैं तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड आर ट्रू। ठीक है, यहाँ पे देखिए, इसको हिंदी में समझ लीजिए। ए क्या बोल रहा है, एक पक्षी जो है उच्च शक्ति की विद्युत धारा वाली तार पर बैठता है पर उसे कुछ नहीं होता। कारण इसका बताया गया है कि उच्च शक्ति की विद्युत धारा की तार पर बैठे पक्षी का परिपथ जो है अधूरा होता है, इसीलिए दोनों ए और आर सत्य। अब मैं इसको थोड़ा सा कंसीडर कर दूं तो ये देखिए, यहाँ पे ये लाइन है, यहाँ पे आपने घरों के बाहर पोल देखे होंगे, उस पोल पे जो इस तरह से 3-3 4-4 लाइनें जाती हैं, किसी में 5-5 जाती हैं, किसी में 2-2 जाती हैं, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे जैसे पोल है, ये आपका 200 मीटर दूर पोल है, दो पोलों के बीच में यहाँ पे कोई बर्ड आके यहाँ पर जो है बैठ गया। ठीक है, ये बर्ड है आपका, कोई भी बर्ड यहाँ बैठ गया। अब बर्ड जो बैठ गया तो यहाँ पर देखिए ये सिंगल तार पे, इसको अर्थ कहीं से भी नहीं मिल रहा है। और एक इलेक्ट्रिसिटी जो होती है, इलेक्ट्रिक जो होती है, इसमें क्या होता है कि ये शॉर्टेस्ट रूट को चूज़ करता है, शॉर्टेस्ट रूट को। तो जो शॉर्ट रूट होता है वो उसी से पास होना चाहता है, ये ज़्यादा लंबा जाना नहीं चाहता। सपोज़ करिए कि अगर पावर सप्लाई इधर से आ रही है तो यहाँ से ये जाते हुए यहाँ तक पहुँचेगा और फिर यहाँ से वापस इस तार से मान लीजिए लौटता है। ठीक है, लेकिन अगर बर्ड अगर इस दूसरे तार में चिपक जाती तो यहाँ पे क्या होता, इस तरह से चिपक जाती मान लो, तो यहाँ पर जो है ये लाइन जो है यहाँ तक पहुँचता, लेकिन यहाँ तक नहीं पहुँचता। यहाँ से क्या होता, ये डायरेक्ट यहाँ घूम जाता।
ठीक है। तो इसको शॉर्टेस्ट पास पाथ चाहिए होता है, सबसे छोटी जो है अ, वो चाहिए, रूट चाहिए जिसकी वजह से ये ट्रैवल कर सके। तो करंट का एक बहुत बड़ा फिनोमिना होता है जिसमें शॉर्टेस्ट पार्ट पार्ट को जो है ये ट्रैवल करता है। तो अगर ऐसा होता तो क्या होता कि आपका यहाँ से पक्षी को करंट मारता और यहाँ से ट्रैवल हो जाता, लेकिन पक्षी ने इसको टच ही नहीं किया, तो इसलिए यानी कि उसको अर्थ नहीं मिला, और अर्थ नहीं मिला तो हमारा सीधा सीधा बोल रहा है कि उसको कुछ नहीं होगा। और दूसरा है क्योंकि तार पर बैठे पक्षी ने जो है परिपथ को पूरा नहीं किया, क्योंकि वो दूसरे में टच नहीं हुआ, तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एसर्शन क्या दिया गया है? द aqueous solution of glucose and alcohol do not show acidic character। रीजन क्या है? aqueous solution of glucose and alcohol do not give H प्लस आयन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? तो इसका भी आंसर सी हो जाएगा। तो यानी कि एसर्शन जो है हमारा, जो इसका अभिव्यक्ति है वो तो बिल्कुल आपका क्या है, सही है, और रीज़न भी इसका सही है, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन में ग्लूकोज और अल्कोहल दोनों ही एसिडिक कैरेक्टर को शो नहीं करते। इसका रीज़न भी है कि ये H प्लस आयन इजीली डिस्प्लेस नहीं करते, ठीक है, ये है होते ही नहीं है, और होंगे भी इसके पास ना के बराबर तो वो डिस्प्लेस नहीं कर पाते। तो इसीलिए असर्शन और रीज़न दोनों ही ट्रू हैं। तो यहाँ पे भी सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, इसको हिंदी में समझ लीजिए। अभिकथन क्या है? ग्लूकोज और अल्कोहल जो है जलीय विलयन का जलीय विलयन जो है अम्लीय व्यवहार नहीं दर्शाता, क्योंकि रीज़न दिया गया है ग्लूकोज और अल्कोहल का जलीय विलयन जो है कोई भी H प्लस आयन प्रदान नहीं करता। तो ये भी सही है, दोनों ही चीज़ें सही हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अभिकथन ए और आर दोनों सत्य हैं। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन पे। एसर्शन क्या दिया गया है? द सेक्स ऑफ ए चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय द मदर इन ह्यूमन बींग्स। अब मदर में आपको पता ही होगा कि दो एक्स क्रोमोजोम होते हैं, और रीजन क्या दिया गया है? ह्यूमन हैव टू टाइप्स ऑफ सेक्स क्रोमोजोम्स, एक्स एक्स एंड वाई वाई। ये तो सही है रीजन, क्योंकि ह्यूमन में दोनों क्रोमोजोम होते हैं, एक्स एक्स एंड वाई वाई। लेकिन जो डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स होता है वो मदर के द्वारा नहीं होता, क्योंकि इसके पास दोनों के दोनों एक्स एक्स ही है। अगर ये मैं कहूँ कि ये मेल है ये फीमेल है, तो आप कैसे भरोसा करोगे? ये भी एक्स है ये भी एक्स है, दोनों ही सेम दिख रहे हैं। तो अब मैं कहूँगा कि ये फीमेल है और ये मेल है, तो आपको लोग नहीं, ये वाला मेल है ये फीमेल है। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन, क्योंकि ये दोनों ही सेम है। हमको डिफाइन कौन करता है? हमारे को एक्स और वाई डिफाइन करते हैं, जो फादर के पास होता है। तो अगर ये फादर से मदर के पास में एक्स टू एक्स मिल जाएगा तो आपका फीमेल हो जाएगा, अगर एक्स टू वाई मिल जाएगा तो आपका मेल हो जाएगा। तो यानी कि मेन जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो ह्यूमंस में मदर की बजाय कौन है? फादर जो है डिफाइन करता है। ठीक है, फादर ही जो है इसके पास एक्स और वाई है, और मदर के पास एक्स एक्स है। अब देखिए, जब भी सेम कॉम्बिनेशन होगा तो यहाँ पर गर्ल हो जाएगी, अगर यहाँ पे एक्स और वाई हो जाएगा तो यहाँ पे जो है मेल हो जाएगा, बॉय हो जाएगा। तो यहाँ पर डिसाइड कौन कर रहा है? तो हमारा एक्स और वाई जो डिसाइड कर रहे हैं, ना कि एक्स एक्स, क्योंकि एक्स एक्स तो दोनों कॉमन है। ये भी आपका गर्ल क्रोमोजोम है, ये भी गर्ल क्रोमोजोम है, लेकिन जब इसके साथ वाई जुड़ता है तो क्या बन जाता है? मेल क्रोमोजोम। तो यहाँ पर जो है आपका क्या आंसर हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर जो हमारा 19 नंबर का हो जाएगा वो हो जाएगा बी पार्ट। देखिए बी पार्ट में रीज़न तो ट्रू है कि दोनों के पास में एक्स एक्स और वाई एक्स वाई क्रोमोजोम मिलते हैं, लेकिन जो है आपका यहाँ पे ए जो है असर्शन जो है वो फॉल्स है, क्योंकि मदर जो है डिफाइन नहीं करती कि उसका जो सेक्स ऑफ चाइल्ड क्या होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पर यही चीज़ मैंने यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है हिंदी में, इसको भी समझ लीजिए। मनुष्यों में एक बच्चे का लिंग निर्धारण, यानी कि वो लड़का है या लड़की, वो मादा पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। कारण क्या है? मनुष्य दो प्रकार के लैंगिक क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जो एक्स एक्स होते हैं और एक्स वाई होते हैं। तो ये तो सही है कि मनुष्य में दो प्रकार के पाए जाते हैं, लेकिन जो निर्धारण होता है जो मादा के द्वारा नहीं होता है, ये नर के द्वारा होता है, क्योंकि नर में एक्स और वाई होते हैं, ठीक है, और मादा में एक्स एक्स होते हैं। तो आप समझ सकते हैं, जब एक्स से एक्स मिलता है तो आपका मादा यानी कि गर्ल चाइल्ड होगी, अगर एक्स से वाई मिलेगा तो आपका क्या होगा? मेल या बॉय होगा। तो अभी आप समझ सकते हैं कि सबसे मेन इंपॉर्टेंट एक्स और वाई ही करते हैं, क्योंकि दोनों एक्स एक्स है। अगर मैं इस एक्स से भी वाई को मिलाऊंगा तो भी मेरा को बॉय मिलेगा, इस एक्स से मिलाऊंगा वाई को तो भी बॉय मिलेगा, और दोनों एक्स से अगर मैं इसको एक्स से एक्स मिलाऊं तो भी मेरे को गर्ल मिलेगी, इस एक्स से एक्स मिलाऊं तो भी मेरे को गर्ल मिलेगी। यानी कि कुछ भी कहें, आपका एक्स और एक्स और वाई ये दो है, और इसमें से मेन रोल जो है ये एक्स वाई का है, ये वाले का। ठीक है, क्योंकि ये भी आपका गर्ल है, ये भी आपका गर्ल है, ठीक है, ये भी आपका गर्ल है। तो गर्ल से गर्ल मिलेगा तो गर्ल ही बन रहा है, लेकिन गर्ल और वाई जो बॉय है
ये मिल रहा है, तो यहाँ पे परसेंटेज जो है वाई की ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मिलता है बॉय। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे जो मैंने बताया था, अभिकथन आर तो सत्य है परंतु ए जो है असत्य है। 20वां जो क्वेश्चन है, इसमें असर्शन दिया है सोलर कुकर इज पेंटेड वाइट फ्रॉम इनसाइड। ये गलत है, इनसाइड से वो वाइट सोलर कुकर को नहीं किया जाता, ठीक है। वाइट जो है आपका सौर एनर्जी को रिफ्लेक्ट करता है, ना कि एब्जॉर्ब। और यहाँ पर जो है रीजन क्या दे रखा है, द ब्लैक सरफेस ऑफ द सोलर कुकर इज ए बेटर हीट ऑब्जर्वर देन वाइट सरफेस। तो ये तो बिल्कुल सही है। आप भी जानते हैं कि काला कलर जो है, ब्लैक कलर जो है, ये ज़्यादा एब्जॉर्व करता है हीट एनर्जी को, और जो वाइट कलर जो है वो रिफ्लेक्ट करता है एनर्जी को। तो यहाँ पे तो ये चीज़ तो सही दी है, लेकिन ब्लैक कलर जो है, वाइट कलर जो है कुकर के अंदर पेंटिंग नहीं होती है सोलर कुकर में। तो यहाँ पर भी हमारा क्या हो जाएगा कि रीज़न तो ट्रू है, लेकिन जो हमारा असर्शन है वो फॉल्स है। तो यहाँ पर भी आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यानी कि हम नीचे देखें इसको हिंदी में, तो अभिकथन क्या है, सोलर कुकर को अंदर से सफ़ेद रंगा जाता है, ठीक है। सोलर कुकर को अंदर से सफ़ेद रंगा जाता है, तो ये बहुत ही गलत है, क्योंकि सफ़ेद नहीं रंगा जाता है, ठीक है ना। यही चीज़ यहाँ पे गलत है। और यहाँ पे बोल रहा है रीज़न में, कुकर की काली सतह जो है वो सफ़ेद सतह की अपेक्षा जो बेहतर ऊष्मा अवशोषक है। ये बात बिल्कुल सही है, जो काली सतह होती है वो सबसे ज़्यादा ऊष्मा अवशोषक होती है, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं ब्लैक कलर पहन करके धूप में नहीं निकलना चाहिए। तो यहाँ पे आपका आर जो है वो सत्य है, लेकिन ए जो है असत्य है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आ जाइए बड़े क्वेश्चंस जो 2 मार्क्स के हैं उनकी बात कर लेते हैं। Why are the conductors of electric heating devices such as bread toaster and electric iron made up of a alloy rather than a pure metal? प्योर मेटल क्या होंगे कि प्योर मेटल से अगर कोई करंट पास होगा तो वो रजिस्ट नहीं कर पाएंगे, और वो करंट जो है वो सीधा निकल जाएगा। यानी कि मैं सपोज करिए यहाँ पे एक प्योर मेटल रखता हूँ, ये प्योर है। अब यहाँ से मैंने इसको आई करंट दिया, ठीक है। तो ये आई करंट जो है यहाँ पर आपका सीधा सीधा पास होके निकल जाएगा, यहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस नहीं काम करेगा। लेकिन अगर आपका अलॉय यूज़ करेंगे तो यहाँ से जब मैं आई करंट दूंगा तो हो सकता है यहाँ से निकलते समय वो आई का हाफ कर दे, हाफ आई कर दे, या फिर निकलते निकलते इसको ज़्यादा टाइम लग जाए। तो ये समस्या हो सकती है, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, हम मानते हैं कि जो आपका विद्युत युक्तियों में जैसे कोई भी चालक जो होता है वो हमारा शुद्ध धातु का ना बन करके मिश्र धातु का बनता है, क्योंकि मिश्र धातु की रेजिस्टेंस कैपेसिटी ज़्यादा होती है। अगर हम यहाँ पे इसको समझना चाहें तो मैंने लिखा है, हीटिंग एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर इज मेड अप ऑफ अलॉय बिकॉज alloy have very high resistance, so when current passes through the alloy, जब अलॉय से पास होता है, इट ऑफर्स ग्रेट रेजिस्टेंस, ये जो है उसका प्रतिरोध करता है, पास नहीं होने देता है करंट को। और जब करंट पास नहीं होगी तो क्या होगा, हाई रेजिस्टेंस क्या कर देगा, हीट प्रोड्यूस कर देगा, जो कि हमें चाहिए। क्योंकि हमारे को क्या, इलेक्ट्रिक टोस्टर जो होते हैं, हमारे ब्रेड टोस्टर होते हैं, इलेक्ट्रिक आयरन, उनको गर्म करना है। और गर्म कब होगा, जब उसमें हीट डेवलप होगी। हीट कब डेवलप होगी, जब हमारा करंट जो है आसानी से पास नहीं होगा, उस कोयल को गर्म करने लग जाएगा। जब वो निकलेगा नहीं तो वो गर्म करने लग जाएगा, ठीक है। अगर हम हीटिंग एलिमेंट को प्योर मेटल का बना देते हैं तो दे वुड हैव लो रेजिस्टेंस, इनका रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है। सो दे विल पास द करंट फ्लोइंग थ्रू इट एंड हैंस वुड नॉट प्रोड्यूस हीट। अगर हम इससे मतलब करंट को पास करते हैं तो करंट जो है आसानी से पास हो जाएगा। करंट जब उसके अंदर रुकेगा नहीं तो क्या हो जाएगा, इसमें हीट भी प्रोड्यूस नहीं होगी। यही चीज़ मैंने यहाँ पे हिंदी में लिख दी है। आप हिंदी के स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ से आप इस चीज़ों को देख सकते हैं। मेन पॉइंट जो है ये पहला पैराग्राफ है, ये मेन पॉइंट पहला पैराग्राफ है। अगर पहला पैराग्राफ आप लिख देते हो तो पूरे नंबर मिल जाते हैं। दूसरा तो मैंने रीज़न बताया कि प्योर मेटल अगर हम यूज़ करते हैं तो क्या होगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइड टू प्रोवाइड एनर्जी इन वेरियस ऑर्गेनिज्म। तो ग्लूकोज जो है ये दो तरह से टूटता है, एक तो एन एरोबिक और एक एरोबिक, दो तरह से ये टूट जाता है, ठीक है। जो कि आपका एक प्रेजेंस ऑफ जो है ऑक्सीजन हो जाएगा, ठीक है, और एक आपका एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से दो चीज़ों में ये टूट जाएगा। ग्लूकोज ऑक्सीकरण के विभिन्न जीवों में ऊर्जा प्रदान करने की दो परिस्थितियां हैं। एक तो आपका एरोबिक है, ऑक्सीजन अवायवीय है, जिसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति रहेगी, ऑक्सीजन नहीं होगा। और दूसरा होगा वायवीय, जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति रहेगी। 23 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, वाई शुड कर्ड एंड सॉर सब्सटेंस नॉट केप्ट इन द ब्रास एंड कॉपर वेसल।
पीतल और तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थों को क्यों नहीं रखने चाहिए? तो सीधा सीधा हम दोनों जो है कर्ड और श्योर, ये दोनों के दोनों एसिडिक हैं, यानी कि अम्लीय बहुत ज़्यादा होते हैं। और एसिड्स जो हैं रिएक्ट करते हैं मेटल से, और मेटल से रिएक्ट करके ये साल्ट और हाइड्रोजन गैस देते हैं। इसीलिए सच सब्सटेंस जो आपका दही हुआ या फिर आपका खट्टे पदार्थ हुए, उनको हम कॉपर कंटेनर में जो है नहीं रखते हैं। और एसिड जो है रिएक्ट करके कंटेनर को क्या कर देगा, कोरोड कर देगा, यानी जो कंटेनर है उसको गला देगा। तो यहाँ पे मैंने हिंदी में भी लिखा है, दही और खट्टे पदार्थ जो है दोनों ही अम्ल होते हैं, और अम्ल धातुओं के साथ क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। अतः यदि ऐसे पदार्थ को तांबे के पात्र में रखा जाएगा तो अम्ल अभिक्रिया करके पात्र को गला देगा। इसके बाद जो है 24वां नंबर क्वेश्चन, कैन द विंग ऑफ ए बटरफ्लाई एंड द विंग ऑफ ए बैट कंसिडर्ड होमोजीनियस ऑर्गन, वाई और वाई नॉट? क्या एक तितली और चमगादड़ के पंखों को समजात अंग कह सकते हैं? अगर नहीं तो क्यों नहीं, और हाँ तो क्यों? तो देखिए, समजात अंग हम इसको नहीं कह सकते हैं। इसका रीज़न क्या है, देखिए समझिए। नो विंग्स ऑफ वेट एंड विंग्स ऑफ बटरफ्लाई शुड नॉट कंसिडर्ड एज होमोजीनियस ऑर्गन्स बिकॉज दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन। दोनों के जो संरचना है और उत्पत्ति दोनों ही अलग है, बट हैव द सेम फंक्शन, लेकिन इनका दोनों का कार्य सेम है। क्या करते हैं, ये उड़ाने में सहायता करते हैं, उड़ने में सहायता करते हैं, तितली को भी चमगादड़ को भी। लेकिन जब ये दोनों सेम फंक्शन रखते हैं तो इसीलिए हम इसको एनालोगस ऑर्गन कहते हैं, जिसको हम समरूप बोलते हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे हिंदी में बोल सकते हैं, नहीं चमगादड़ के पंख और तितली के पंखों को समजात अंग नहीं माना जा सकता, क्योंकि इनकी संरचना और उत्पत्ति अलग अलग है, लेकिन इनका उड़ने का कार्य जो है समान होता है, इसलिए ये समरूप अंग कहलाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करें, यहाँ पे बोला गया है 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट इज मिक्सड बाई 3 ml ऑफ जो है बेरियम सल्फेट के साथ। तो ये बेरियम सल्फेट के साथ जब हम मिक्स करते हैं तो पहला चीज़ इसमें पूछा गया है, नेम द इनसॉल्युबल वाइट कलर्ड सब्सटेंस कौन सा होगा, और दूसरा पूछा गया नेम द केमिकल प्रोसेस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द सब्सटेंस, कौन सा प्रोसेस इसमें यूज़ किया गया है। अगर हिंदी में इसको समझे तो एक नली में जो है 3 ml का सोडियम सल्फेट लिया और का विलयन लिया, और उसमें ही 3 ml का बेरियम क्लोराइड का जो है हमने मिला दिया। तो इसको बताना है कि अगर हमने मिलाया है तो ये एक अविलय, यानी कि जो उसमें घुलनशील नहीं है, ऐसा श्वेत पदार्थ, सफ़ेद रंग का पदार्थ मिलेगा, उसको हम क्या कहेंगे। और दूसरा पार्ट है, इस अभिक्रिया का नाम आपको बताना है। देखिए, इसमें जो पदार्थ मिलेगा, अगर मैं यहाँ पे रिएक्शन दिखाऊं तो यहाँ पर है आपका BaCl2, बेरियम क्लोराइड जो है NaSO4 यानी सोडियम सल्फेट के साथ में रिएक्शन करेगा, और ये जब रिएक्शन करेगा तो सोडियम क्लोराइड दे देगा और बेरियम सल्फेट में टूट जाएगा, यानी कि इसका जस्ट इसका वाला Cl इसके साथ जुड़ रहा है और इसका वाला सल्फेट जो है इसके साथ जुड़ रहा है, यानी कि यहाँ पे 2 बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। एक बार तो इससे इसका इसमें आ जा रहा है और इसका वाला टूट के इसमें आ जा रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो दो द्विव विस्थापन अभिक्रिया तो दिखाई दे रही है, तो सेकंड का आंसर तो मिल गया। इस रासायनिक अभिक्रिया का नाम अभिक्रिया का नाम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या द्विव विस्थापन अभिक्रिया है। लेकिन एक अविलेय जो श्वेत रंग का पदार्थ जो बनता है वो हमारा बनता है BaSO4, बेरियम सल्फेट। तो यही जो बेरियम सल्फेट जो है, इसका नाम हमें यहाँ देना था कि कौन सा पदार्थ को हम क्या कहेंगे। श्वेत रंग का जो व्हाइट कलर का श्वेत रंग का पदार्थ बनेगा उसको हम बेरियम सल्फेट बोलते हैं, जो कि जल में अघुलनशील रहेगा, तो ये दिखाई देगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैंने लिखा है कि बेरियम सल्फेट वो पदार्थ होगा जो अविलेय होगा, और ये रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट इज़ द रोल ऑफ स्प्लिट रिंग्स इन द इलेक्ट्रिक मोटर? यानी विद्युत मोटर में जो विभक्त वलय होता है उसकी भूमिका क्या होती है? तो इसकी भूमिका क्या होती है कि ये करंट को जो है एक ही दिशा में मूवमेंट प्रोवाइड करे। सिंपल सा है। स्प्लिट रिंग्स इज ऑल्सो कॉल्ड कम्यूटेटर, इसको कम्यूटेटर भी कहते हैं। कम्यूटेटर कभी कभी पूछा जाता है कि स्प्लिट रिंग्स को दूसरे नाम से किस दूसरे नाम से जाना जाता है, ध्यान रखना आपको। इन एन इलेक्ट्रिक मोटर the role of split rings is to reverse the direction of the current flowing through the motor coil after every half rotation of the coil। अभी मैंने आपको ऊपर स्टार्टिंग में एक डायग्राम बनाया था और उसमें बताया था कि जैसे ही हाफ रोटेशन लेगा उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, so that the coil continues to the spin in the same direction।
और अगर डायरेक्शन चेंज नहीं होती तो वो क्या है, कभी इधर घूमेगा, कभी लेफ्ट में घूमेगा, कभी राइट में घूमेगा। लेकिन डायरेक्शन चेंज हो जाएगी तो क्या होगा, वो एक ही दिशा में भ्रमण करेगा। इसीलिए स्प्लिट रिंग्स जो है ये काम करती हैं कि जो कॉइल है उसको एक ही दिशा में रोटेट करा पाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हिंदी में समझ लीजिए, स्प्लिट रिंग जिसको विभक्त वलय बोलते हैं को कम्यूटेटर भी कहते हैं। और ये जो है इलेक्ट्रिक मोटर में यानी विद्युत मोटर में विभक्त वलय यानी स्प्लिट रिंग की भूमिका क्या होती है, कुंडली के अंदर यानी कॉइल के अंदर, कॉइल के हर आधे घुमाव के बाद मोटर कॉइल यानी कुंडली, मोटर कुंडली से बहने वाली धारा की दिशा को उलटने के लिए होती है, ताकि कॉइल जो है यानी कि कुंडली उसी दिशा में घूमती रहे। तो ये कॉइल जो है एक ही दिशा में घूमती रहती है, आपने देखा भी होगा। इलेक्ट्रिक जनरेटर का जो डायग्राम है उसको देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक मोटर का, सॉरी। तो ये हमारा आंसर हो गया, इसको हिंदी में आप समझ सकते हैं। बहुत सिंपल सिंपल आंसर्स लिखे गए हैं। 27 नंबर जो क्वेश्चन है, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल सोर्स ऑफ एनर्जी। ऊर्जा के आदर्श स्रोतों में क्या गुण होना चाहिए। आइडियल मतलब होता है कि मतलब हम उसमें कमी नहीं निकाल सकते हैं, उसको बोलते हैं हम आइडियल। ठीक है, जिसमें कोई कमी ना हो, जो हमारे लिए एकदम भरपूर रूप से काम करता हो। तो यहाँ पे क्वालिटीज़ क्या हो सकती हैं आइडियल की, इट शुड बी कैपेबल टू प्रोवाइड सुफिशिएंट अमाउंट ऑफ यूजेबल एनर्जी। ठीक है, उसके अलावा जो है इट शुड प्रोवाइड ए tremendous quantity of energy per unit, it should free of pollutants, it should be less expensive, it should be simple to use, or it should emit minimum fumes, or it should be simple to transport as well as preserve, or it should be cost effective। ये सारे के सारे गुण हो सकते हैं, इसमें से कोई भी 4-5 आपको गुण जो याद रहते हैं वो लिख सकते हैं। ये क्या करते हैं, पर्याप्त मात्रा में प्रयोग करने योग्य जो है ऊर्जा प्रदान करता है, और या फिर उस ऊर्जा को प्रदान करने में सक्षम होना चाहिए। और इससे जो है प्रति यूनिट जबरदस्त मात्रा में जो है ऊर्जा उत्पन्न होनी चाहिए। ये प्रदूषक जो है या प्रदूषण से मुक्त होना चाहिए। ये कम खर्चीला होना चाहिए, उसका उपयोग जो है आसान होना चाहिए। इससे न्यूनतम धुआं उत्सर्जन होना चाहिए, और इसको परिवहन के साथ साथ संरक्षित करने में भी आसानी होनी चाहिए, और ये किफ़ायती होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं, इनमें से कोई भी 4-5 पॉइंट आप लिख सकते हैं। When does an electric short circuit occurs? किसी विद्युत परिपथ में लघुपतन कब होता है, तो बहुत ही सिंपल सा, जब पॉजिटिव और वायर और नेगेटिव वायर जब आपस में कांटेक्ट में आ जाते हैं तो आपका जो है इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट हो जाता है। यानी कि किसी विद्युत परिपथ में धनात्मक तार और ऋणात्मक तार संपर्क में आ जाते हैं तो प्रतिरोध जो है शून्य हो जाता है, क्योंकि दोनों मिक्स हो गए हैं तो प्लस और माइनस मिलकर के क्या होते हैं, जीरो हो जाते हैं। तो इसकी वजह से सर्किट जो है शॉर्ट हो जाता है। इसका दूसरा रीज़न भी आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि अगर हाई लोड डाल दें और हमारे करंट का जो सप्लाई है उससे ज़्यादा हम लोड डाल दें तो भी शॉर्ट सर्किट हो सकता है। वो भी रीज़न है, लेकिन आपको ज़रूरत नहीं है, ये लिख देंगे तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। 3 मार्क्स क्वेश्चन में 29 नंबर है, वाई शुड बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बी डिस्कार्डेड इनटू 2 सेपरेट डस्टबिन्स। जैव निम्नीकरणीय और जैव अनिम्नीकरणीय कचरा को अलग अलग कूड़ादान में क्यों डालना चाहिए। बहुत ही सिंपल है, जो बायोडिग्रेडेबल हैं उसको अगर हम अलग अलग डालेंगे और नॉन बायोडिग्रेडेबल को, तो हमारे को ये पता चल जाएगा कि कौन सा आराम से कंपोज होगा, कौन सा हमें ट्रीटमेंट के लिए भेजना होगा। ठीक है ना, तो इससे क्या है, दोनों मिक्स होकर के पॉल्यूशन को कम कर देंगे, बढ़ाने की बजाय कम कर देंगे, अलग अलग हो जाएंगे। तो बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट शुड बी डिस्कार्डेड इन 2 सेपरेट बिन्स एज दिस हेल्प इन इफेक्टिव ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ दिस वेस्ट। अगर हम इनको अलग अलग वेस्ट को मतलब अलग अलग उसमें रखते हैं तो क्या हो जाएगा, हमारे को ये मदद करेंगे किस में, इसको डिस्पोज करने में। ठीक है, और बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन बी इजीली डिस्पोज्ड बाय नेचुरल वेज ऑफ कंपोजिटिंग, वाइल जो है बायोडिग्रेडेबल जो होता है इसको आसानी से जो है हम नेचुरल वे में कंपोज कर सकते हैं। लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है इसको हमें क्या करना पड़ेगा, आसानी से कर नहीं सकते, तो हम इसको सेफ डिस्पोजल के लिए या रिसाइकलिंग के लिए है जो सेंड कर सकते हैं, भेज सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है जैव निम्नीकरणीय और जैव अनिम्नीकरण कचरे को 2 अलग अलग कूड़ेदानों में फेंकना चाहिए, क्योंकि इनसे इन कचरे के प्रभावी उपचार और निपटान में मदद मिलती है। साथ ही साथ जैव निम्नीकरणीय कचरे जो है उनको प्राकृतिक तरीके से आसानी से निपटाया जा सकता है, जबकि जैव अनिम्नीकरणीय कचरे को सुरक्षित निपटान या रिसाइकलिंग जिसको पुनः प्राप्ति के लिए हम जो है उसको भेज सकते हैं। इसमें यू आर गिवन फॉलोइंग करंट टाइम ग्राफ। ठीक है, करंट भी है और साथ में टाइम भी है। इसमें ए पार्ट में है
इसमें ए पार्ट में जो है करंट और टाइम ग्राफ का है, और बी पार्ट में भी है, दो जगह दे रखा है डिफरेंट सोर्सेज बताने। गिव द फॉलोइंग आंसर्स फ्रॉम द टू डिफरेंट सोर्सेज। पहला पहला क्या है, देखिए इस तरह से। पहले ये देखिए, जब भी आपकी कोई लाइन जाती है एकदम स्ट्रेट, करंट और टाइम ग्राफ की बात कर रहा हूँ, तो इसको हम डीसी करंट बोलते हैं, डायरेक्ट करंट, बिल्कुल सीधी जाएगी। अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेट फिर अल्टरनेट फिर अल्टरनेट, इस तरह से साइनसोइडल वेव में चलती है। और हमारे जो घरों में सप्लाई होती है वो एसी करंट होती है। इस एसी करंट से ज़्यादा खतरनाक डीसी करंट होती है, जो आप बैटरी को टच करके देखते हैं, आपको करंट नहीं मारता, लेकिन जब ये करंट मारेगा तो आपको छोड़ेगा नहीं, और ये जो है करंट मारता है तो आपको छोड़ भी देता है, ठीक है। लेकिन अगर ये करंट मारेगा तो आपको छोड़ेगा नहीं, और डीसी करंट बहुत ही हार्मफुल होता है, लेकिन इफेक्टिव भी होता है। चलिए आगे देखते हैं इन सब चीज़ों के सॉल्यूशंस को। आइडेंटिफाई एनी वन सोर्स ऑफ ईच टाइप ऑफ दिस करंट। तो इसके सोर्स क्या हो सकते हैं, तो देखिए डीसी करंट जो होता है, ये डीसी करंट हमेशा बैटरी या सेल से मिलता है, ये वाला, ठीक है। ये मिलेगा आपको बैटरी और सेल, ठीक है। और ये जो होता है आपका एसी जनरेटर, अल्टरनेट करंट जनरेटर, या फिर बोल सकते जनित्र से मिलता है। तो यहाँ पे आ गया जनरेटर, ठीक है, ये जनरेटर से मिलता है। इसके अलावा दूसरा, व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट इन केस बी इन इंडिया। केस बी में, इंडिया में यही करंट चलता है, अल्टरनेटिव करंट, जिसको हमारे घर में जो सप्लाई आती है, पंखे कूलर एसी हवा जो भी चलता है हमारा सब कुछ अल्टरनेटिव करंट से चलता है। और इसकी इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्ज होती है। हर इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, हर डब्बे के ऊपर ये आपको ज़रूर मेंशन मिलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, आप किसी भी चीज़ को देखिए वहाँ पर 50 हर्ट्ज ज़रूर मिलेगा। इंडिया में ये 50 हर्ट्ज है, अमेरिका में ये 60 हर्ट्ज है। वहाँ पे अलग अलग अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी डेवलप की जाती हैं, इसीलिए हमारी जो मोटरें हैं वो 50 हर्ट्ज पे काम करती हैं। इसके बाद जो है सी सेक्शन में पूछा गया है, यूज ग्राफ्स टू राइट टू डिफरेंसेस बिटवीन द करंट्स इन टू केसेस। तो इसमें सीधा सीधा बोला गया है कि आपको जो है डिफरेंस बताना है। तो देखिए डीसी वैल्यू जो है ये कांस्टेंट होती है, देख रहे हैं आप, ये यहाँ पे एकदम सीधे चल रही है। और जो है एसी वैल्यू जो होती है ये वेरी करती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि समय के साथ जो है अल्टरनेट करंट जो है वो क्या होता है, बदलता रहता है। तो ये इसका एक डिफरेंस हो गया। इसके अलावा और क्या बता सकते हैं, तो यहाँ पर जो है आपका दूसरा जो रीज़न बता सकते हैं, इसमें मैंने लिखा नहीं है, आप चाहें तो बता सकते हैं इसमें, कि आपका जो ये फर्स्ट जो डीसी करंट है, ठीक है, ये आपका और एसी करंट है। तो डीसी करंट जो है ज़्यादातर आपके होम सप्लाई, डोमेस्टिक सप्लाई के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, डोमेस्टिक एंड इंडियन इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल सप्लाई के लिए। और जो डीसी करंट होता है ये ज़्यादातर जो है इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट के लिए, इंस्ट्रूमेंट। बस ये आपका डिफरेंस हो जाएगा, दो दो। अब आ जाइए नेक्स्ट पार्ट पे। यहाँ पे देखिए वही डायग्राम है आपका, यहाँ पे हिंदी में बताया गया है कि आपका समय और जो प्रदत्त धारा जो होती है आपकी, यानी करंट और समय के बीच में एक ग्राफ दिया गया है, उसको बताना है। मैंने बताया है कि आपका डायरेक्ट करंट है जिसको डीसी बोलते हैं, ये अल्टरनेटिव करंट है, ठीक है, जिसको एसी बोलते हैं। अब देखिए इसको हिंदी में अगर आप सॉल्यूशन चाहते हैं तो हिंदी में मैंने लिख दिया है, कई बच्चों को क्या हिंदी में दिक्कत होती है। यहाँ देखिए डिस्च धारा का स्रोत जो है बैटरी होती है, डीसी करंट को डिस्च धारा बोलते हैं, एसी करंट को प्रत्यावर्ती धारा बोलते हैं। इसका स्रोत जो है प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर जो होता है, एसी जनरेटर वो होता है। उसके अलावा जो है विचित्र जो है हमारा कितने आवर्ती की होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है उसकी, 50 हर्ट्ज की होती है। और ग्राफ की मदद से चित्रों में प्रदर्शित विद्युत धाराओं में अंतर आपको लिखनी है। तो अंतर होती है, डिस्च धारा का मान जो है स्थिर होता है, यानी कि ये सीधी चलती रहती है, एकदम देख रखा है आपने डायग्राम में। प्रत्यावर्ती धारा का मान समय के साथ बदलता रहे, कुछ समय के लिए ये यहाँ तक चली, फिर उसके बाद में चेंज हो जाएगी, फिर वापस चेंज हो जाएगी, फिर वापस, इस तरह से साइनसोइडल वेव की तरह चलेगी ये, ठीक है, धारा की तरह चलती है ये। उसके अलावा हम बता सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है उसमें आपका दिष्ट धारा का जो है सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, जिसमें हम एग्जांपल दे सकते हैं, आपका रिमोट्स हो गया, ठीक है। उसके अलावा जो है आपके घड़ी हो गए, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आपके मोबाइल फ़ोन्स हो गए, ये भी आपके उसी से चलते हैं, ठीक है ना। और जो आपका एसी है वो सारा का सारा जो डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल सप्लाई है, घरेलू और औद्योगिक उद्योगों में जो है उपयोग होता है। और ऑप्शन में जो है नेम द टाइप ऑफ करंट इन टू केसेस आफ्टर इंटरवल ऑफ टाइम, करंट इन द केस बी चेंजेस डायरेक्शन,
अब यहाँ पे दो चीज़ें पूछी गई है, नेम देना है टाइप ऑफ करंट इन टू केसेस। तो दोनों केसेस में कौन कौन से करंट घूम रहे हैं। तो पहले केस में जो पहला जो डायग्राम है जिसमें सीधा दिया गया है वो डिस्ट धारा है जिसको हम डायरेक्ट या डीसी करंट बोलते हैं, और दूसरे केस में जो है हमारा दिया गया है वो प्रत्यावर्ती धारा जो अल्टरनेटिव करंट बोलते हैं, ठीक है। और इसमें जो एक और चीज़ पूछी गई है कि विद्युत धारा अपनी दिशा बदलती है, तो कब बदलती है, तो वो हाफ सर्कल में बदलती है, हाफ साइकिल में बदलती है। बी ऑप्शन जो है मैंने अभी बताया था, बी ऑप्शन में क्या होता है कि इस तरह से जाती है, फिर इस तरह से जाती है, फिर इस तरह से जाती है, फिर इस तरह से जाती है। तो आप देख रहे हो कि एक साइकिल जो है इतनी होती है। तो एक साइकिल में ये देखो आधे साइकिल के बाद में ये नीचे हो जाती है, फिर वापस आधे साइकिल में ऊपर, फिर आधे साइकिल में नीचे, फिर आधे साइकिल में ऊपर, फिर आधे साइकिल में नीचे, इस तरह से ये चलती रहेगी। तो यहाँ पे हम बोल देंगे हाफ साइकिल में जो है ये विद्युत धारा जो है अपनी दिशा बदलती रहती है। सेकंड केस बी, इस केस में बी केस मतलब एसी में। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे 31 में देखिए, टू एलिमेंट है ए एंड बी बिलोंग टू द थर्ड पीरियड, तीसरा पीरियड है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, और ग्रुप जो है 2 और 13 है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली है। कंपेयर देयर कैरेक्टर्स इन टेबुलर फॉर्म, आपको करेक्टर कौन कौन सा, देयर टेंडेंसीज टू लूज इलेक्ट्रॉन, और दूसरा देयर मेटेलिक कैरेक्टर कैसा है। यहाँ पर देखिए इसको हिंदी में समझ लीजिए, दो तत्व ए और बी आधुनिक आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त से संबंधित हैं और क्रमशः 2 और 13 क्रमशः समूह 2 और समूह 13 से हैं, और दोनों की तालिका बनाकर गुणों की तुलना करनी है। और गुण कौन सी हैं, पहला गुण बताना है कि उनके इलेक्ट्रॉन खोने की क्षमता किस में ज़्यादा होगी, ए में होगी या बी में होगी, क्योंकि ए और बी दो दे रखे हैं। और दूसरा जो है उनकी धात्विकता कितनी होगी, ठीक है, मेटालिक कैरेक्टर कैसा होगा। तो देखिए दोनों चीज़ें मैंने बताई है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बी। देखिए सबसे पहले अगर उनके इलेक्ट्रॉन खोने की क्षमता की बात करूं तो पहला जो है इलेक्ट्रॉन अगर खोएगा तो ए वाला जो आपका है उसको ए वाला तत्व जो है वो ज़्यादा टेंडेंसी रखता है, यानी खोने की क्षमता इसकी ज़्यादा होगी ए वाले तत्व की, बी वाले तत्व की इससे कम होगी, ठीक है। इसके अलावा जो है देयर मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो आपका ए वाला जो जो ज़्यादा खोएगा उसकी मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा होगी, और जो लेस खोएगा अपने इलेक्ट्रॉन्स को उसकी मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो कम होगी। अब इसमें अगर हम कॉन्फ़िगरेशन बात करें कि ए क्या होगा, तो ए की कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 282, यानी कि इसमें टोटल 12 जो है आपके इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रॉन्स होंगे, और बी वाला पार्ट जो है इसमें आपका 13 हो जाएगा 283, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखोगे तो इसमें 13 आ जाएगा। तो आप देख रहे हो कि जिसमें लास्ट सेल में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स जेड जो है वो ज़्यादा होगा उसमें जो है इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करने की कैपेसिटी कम होगी, ठीक है ना। तो थर्ड वाले में कम होगी, मतलब 3 जिसके लास्ट में उसमें कम होगी, जिसका जेड ज़्यादा होगा उसमें कम होगी, और जिसका कम होगा उसमें ज़्यादा होगी, उल्टा होता है इसमें। तो इसीलिए हमने बताया यहाँ पे कि जो 282 है इसमें ज़्यादा होगी और 283 है बी वाले में इसमें कम होगी, ठीक है। अगला पार्ट, द जनरेशन ऑफ हीट in a conductor is an inevitable consequence of electric current. In many cases, it is undesirable because it changes or converts electrical energy into heat energy. इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में करता है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इट इज़ कॉल्ड जूल्स हीटिंग, इसको क्या बोलते हैं हम, जूल्स हीटिंग के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ लिया है कि कैन दिस हीटिंग इफेक्ट बी यूजफुल फॉर यू, क्या आपके लिए ये हीटिंग इफेक्ट यूजफुल है, अगर है तो आपको क्लासीफाई बाई एन एग्जाम्पल आपको करना है। अब इसको हिंदी में समझ लीजिए, किसी चालक में ऊष्मा उत्पन्न होना विद्युत धारा का अवश्यंभावी परिणाम है, और बहुत सी परिस्थितियों में यह अवांछित होता है, यानी कि जरूरी होता है, क्योंकि यह विद्युत ऊष्मा को या ऊर्जा को जो है ऊष्मा में हीट में कन्वर्ट कर देता है, रूपांतरित कर देता है, इसे जूल का तापन कहते हैं। इसमें पहली चीज जो क्वेश्चन पूछा गया, कैन द हीटिंग इफेक्ट यूजफुल फॉर अस, अगर है तो एग्जाम्पल के साथ हमें क्लियर करना है। तो क्या ये तापन प्रभाव आपके लिए उपयोगी भी हो सकता है, और उदाहरण देके समझाना है। तो हम बोल सकते हैं यस, दिस हीटिंग इफेक्ट be useful for us because heating effect of electric current is used in electric appliances like electric heater, electric iron, electric room heater, or
इमर्शन हीटर, उसके अलावा इलेक्ट्रिक कैटल, हेयर ड्रायर, इन सभी में जो है ये यूज़ होता है। इसलिए हमारे को क्या है, इसकी आवश्यकता है। उदाहरण हमने दे दिया, साथ ही साथ हम और भी बता सकते हैं। ऑल दीज अप्लाइंसेज हैव कॉइल ऑफ वायर कॉल्ड एलिमेंट, और जो है ये एलिमेंट से जो सारे अप्लाइंसेज बने होते हैं, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू द एलिमेंट इट बिकम्स हॉट एंड गिव्स आउट हीट। जब ये यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट इसमें से गुजरता है तो क्या हो जाता है, ये हीट हमें देता है, गर्म होकर के हीट देता है। द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन एलिमेंट डिपेंड्स अपॉन इट्स मटेरियल। वो जो हीटिंग मटेरियल है वो किस चीज़ का है, हीटिंग मटेरियल की लेंथ कितनी है और हीटिंग मटेरियल की थिकनेस कितनी है। ठीक है, अगर मैं इसको हिंदी में समझाऊं तो हाँ, तापन प्रभाव हमारे लिए उपयोगी है, क्योंकि विद्युत धारा के तापन प्रभाव का उपयोग बिजली के उपकरणों जैसे इलेक्ट्रॉनिक या फिर इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिक विद्युत हीटर, जिसको हम इलेक्ट्रिक को विद्युत बोलते हैं, तो विद्युत हीटर में, विद्युत आयरन में, और विद्युत रूम हीटर में, और इमर्शन हीटर में, और विद्युत केतली में, हेयर ड्रायर आदि में किया जाता है। इसलिए हमारा जो है तापन प्रभाव हमारे लिए उपयोगी है। इन सभी उपकरणों के तार जो है एक कुंडली, तार की एक कुंडली होती है, मतलब सारे के सारे क्या है, इस तरह से फेरे बना के रखते हैं, चाहे वो हीटर में हो चाहे किसी भी चीज़ में हो, जिसे हम एलिमेंट, जिसे एलिमेंट कहा जाता है। एलिमेंट यानी कि इसको हम तंतु ही बोलते हैं, तंतु। ठीक है, जिसे तंतु कहा जाता है जब एलिमेंट यानी कि तंतु, जब तंतु से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह गर्म हो जाती है और ऊष्मा उत्पन्न करती है। एक एलिमेंट यानी कि तंतु में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा उसकी सामग्री, ठीक है, उसकी लंबाई और उसकी मोटाई पर निर्भर करती है। तो ये चीज़ हम इस तरह से इस एग्जाम्पल को, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। जो आपका जो बी पार्ट है इसका, उसको देखते हैं, क्योंकि ये ए पार्ट हमने सॉल्व किया, ये ए केवल पूछा गया था इसमें। अब इसका इसी इसी क्वेश्चन से बी पार्ट भी पूछ रहा है, तो बी पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। गिव ए यूज ऑफ जूल्स हीटिंग इन योर होम्स। आपको यूज़ देना है आपके होम्स में। तो वैसे तो यूज़ तो मैंने यहाँ पे बता ही दिया कि आपके जो इलेक्ट्रिक हीटर हैं, इलेक्ट्रिक आयरन है, इलेक्ट्रिक रूम हीटर है, इमर्सन हीटर है, इलेक्ट्रिक केटल है, आपका हेयर ड्रायर है, इन सभी में होता है। लेकिन हम अलग से एक और, जब ये क्वेश्चन ही अलग पूछा है तो हम आंसर भी अलग दे देंगे। तो लाइट बल्ब ग्लोज व्हेन द फिलामेंट इज हीटेड बाय द जूल हीटिंग, यानी कि जूल तापन द्वारा जब तंतु यानी फिलामेंट को गर्म करते हैं तो उसमें क्या होता है, हमारे को प्रकाश बल्ब जो है चमक जाता है, तो हमारी बल्ब जो है वो चमक जाती है। तो ये हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। इसका और पार्ट जो है, इसमें क्या पूछा गया है, इसमें फर्स्ट पार्ट पूछा गया है, डैश इज ए पीस ऑफ सच मेटल और अलोए which has appropriate melting point. It is safely device is it is safety, ठीक है ना, यहाँ पे टी वाई आएगा, सेफली नहीं है। इट इज़ सेफ्टी डिवाइस इन योर हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट, और ये आपके हाउस होल्ड में इलेक्ट्रिक सर्किट में एक सेफ्टी डिवाइस की तरह यूज़ होता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूज़ वायर। हम बोलेंगे फ्यूज़ वायर इज़ ए पीस ऑफ सच मेटल और अलॉय, ठीक है ना। इसी तरह से हम यहाँ पे हिंदी में भी लिख देंगे, फ्यूज़ तार किसी ऐसी धातु या मिश्र धातु का टुकड़ा होता है जिसका उचित गलनांक होता है, जो मतलब किसी एक पर्टिकुलर करंट पे ही पिघलेगा, और यह आपके घरों के परिपथ की सुरक्षा करता है, ठीक है ना, सुरक्षित युक्ति है। अब आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे। इसका बी पार्ट क्या पूछा गया है, विच मेटल इज यूज फॉर मेकिंग द फिलामेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब एंड वाई। बल्ब के तंतुओं को बनाने के लिए कौन सी धातु प्रयोग की जाती है और क्यों। तो इलेक्ट्रिक बल्ब के जो आपके तंतु यूज़ की जाती है उसको हम प्योर टंगस्टन के नाम से जानते हैं। तो ये प्योर टंगस्टन जो है ये ऐसा एलिमेंट है यूज फॉर मेकिंग द बल्ब ऑफ फिलामेंट, बिकॉज इट हैज़ हाई रेजिस्टिविटी। इसकी रेजिस्टिविटी यानी कि सिंपल बोल सकते हैं प्रतिरोधकता बहुत ज़्यादा होती है, साथ ही साथ हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होती है। हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट मतलब 3695 केल्विन की इसकी मेल्टिंग पॉइंट होती है। बहुत ज़्यादा करंट चाहिए जब जाके ये पिघलेगा। तो ये जो है शुद्ध टंगस्टन जो है एक ऐसा तत्व है जिसका उपयोग जो है बल्ब के फिलामेंट यानी कि तंतु बनाने के लिए किया जाता है। तो ध्यान रखना है कि शुद्ध टंगस्टन लिखना, प्योर टंगस्टन। और क्योंकि इसकी उच्च प्रतिरोधकता और उच्च गलनांक होता है जो कि 3695 केल्विन होता है, इसलिए जो हम इसको यूज़ करते हैं। आप चाहें तो इस टेम्परेचर को लिखें, अदरवाइज आप केवल उच्च प्रतिरोधकता और उच्चतम गलनांक लिख देंगे तो भी आपका आंसर सही हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन का पूरा कंप्लीट आंसर। अगले वीडियो के लिए बने रहें। थैंक यू वेरी मच। शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।